लाखों युवा कार्यकर्ता माननीय मनोज सिन्हा जी के एक इशारे पर देश समाज निर्माण के अभियान से जुटे हैं। मैं चाहता हूं कि आज आपका ऐसा पाथवे मिले कि हमारा मार्ग और प्रशस्त हो और तमाम लोग जो एक समानता का भाव आप चाहते हैं, जिस तरीके से बनवासी और गरीब समाज के लोगों को आपने गले लगाया, उनकी झोपड़ियों में गए, उनके साथ बैठकर भोजन किया, आज उसकी देन है कि बनवासी समाज आपको देव पुरुष के रूप में मानता है। मैं चाहता हूं कि आज मुख्य धारा के समाज, बनवासी समाज, पिछड़े दलित समाज के प्रति आप ऐसा पाथवे मार्गदर्शन मिले कि यह अभियान तब तक चले जब तक भारत विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। माननीय मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर माननीय मनोज सिन्हा जी। आदरणीय बजरंग मुनि जी, जिनको अभी आपने सुना है, इस फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद राय चाचा जी, श्री पीयूष महाराज जी, बलिया के प्रसिद्ध संत बालक बाबा, उत्तर प्रदेश शासन की मंत्री संगीता बलवंत जी, कार्यक्रम के संचालक संजीव गुप्ता जी, बनवासी समाज पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिंधु भैया जी, बिहार के हरिहर बनवासी जी, मंच पर विराजमान सुभाष पासी जी, विधायक सैदपुर, उत्थान फाउंडेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, रामराज जी, राममूर्ति जी, नाम मैं अनेक लोगों का ले सकता हूं, यहाँ उपस्थित अति पिछड़ा, अति दलित या महादलित संगठनों के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं आभारी हूं उत्थान फाउंडेशन का, जिसने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। अभी संजीव जी ने एक लोकार्पण कराया है। यहाँ कुछ सुविधाएं पहले से उपलब्ध हुई, चिकित्सा की सुविधा भी गरीब लोगों को निःशुल्क मिले, इसका इंतजाम ये साथी कर रहे हैं। चार शौचालयों को भी आपको समर्पित किया गया है। अभी मुनि जी ने जो बात कही और बनवासी कल्याण आश्रम के माननीय मंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूं उस बात को मैं दोहराऊं ये उचित नहीं है। संक्षेप में आप सबके सम्मुख मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अधिकांश यहाँ बैठे हुए लोग मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरी यात्रा के सहगामी रहे हैं। जब मैं सोचता हूं कि मेरा अपना परिचय क्या है, तो मुझे लगता है कि मैं गाजीपुर का एक धूल कण हूं। जैसे गांडीव की टंकार, जैसे गांडीव की टंकार और अर्जुन अलग नहीं हो सकते, मुझे लगता है उसी तरह मुझसे भी अलग नहीं रह सकता, बल्कि वो मेरे कंधे पर बैठकर चलता है। देश में रहूं या कहीं रहूं, प्रतिदिन बिना नागा आप में से अनेक लोगों से संपर्क में रहता हूं, क्योंकि मेरे मन में गाजीपुर के लिए शांति, सौहार्द, संपन्नता, सामाजिक न्याय और विकास की ललक जो थी अभी भी अनवरत है। मेरे जो शब्द आपको टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर सुनाई पड़ते हैं, वो असल में गाजीपुर का गर्जन है। मैं दिल्ली हूँ, जम्मू में हूँ या श्रीनगर में, कहीं भी रहूँ, चिंगारी जो जलती है वास्तव में गाजीपुर की। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास यज्ञ में वर्तमान तथा भविष्य के लिए मैं आप ही का सिपाही बनकर अपनी निष्ठा और क्षमता से काम कर रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है कि मैं आपका अपना हूं और आपके 40 लाख लोगों के परिवार का एक सदस्य हूं। मित्रों, साहस, धर्मनिष्ठा, प्रेम, विनम्रता और सहिष्णुता, गाजीपुर की मिट्टी मेरे शरीर में इस तरह चिपकी है कि तमाम कठिनाइयों, बाधाओं, संघर्षों के बावजूद मेरा कदम एक पल भी कभी डगमगाया नहीं। रोज सुबह जब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तो सोचता हूं कि हे प्रभु, मेरी सांसों को इतनी ताकत देना कि आखिरी वक्त तक मैं आपकी ही हुंकार बनकर समाज और देश में विकास की अलग जगाता रहा। आप सबको मालूम है कि 2014 में देश में एक बड़ा परिवर्तन आपके कारण हुआ और मुझे लगता है देश के गरीबों के कारण। उसके पूर्व के कालखंड या आजादी के पूर्व के कालखंड की चर्चा संक्षेप में आदरणीय मुनि जी ने की है। मुझे लगता है गरीब हों, दलित हों, वंचित वर्ग के लोग हों, क्या चल रहा था? देश गरीब नहीं था, लोगों की जेबें भरी जा रही थी या इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिरी कतार में खड़े समाज के उस व्यक्ति का धैर्य विस्फोटक स्थिति तक पहुंचने लगा। कितनी हास्यास्पद स्थिति थी। जनता के पोषक कहे जाने वाले लोग जिस व्यवस्था को चलाते थे, दिन दहाड़े गरीबों का हक मार रहे थे, जनता का हक मार रहे थे। आप सब साक्षी हैं। आप सबने देखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड को। मैं समझता हूं कि देश ने पहली बार करवट बदली। एक सही रास्ते का चयन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और पूरे राष्ट्र में एक प्रकार की आकांक्षा और आशाओं की किरण जगाई थी। देश की आर्थिक विकास दर 8% पहुंच गई। लगने लगा था कि रास्ते पर अगर देश आगे बढ़ेगा तो शायद दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी कतार में हमारा स्थान भी ऊपर हो सकता है। उस समय में भारत का सामान्य नागरिक ये महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक उन सपनों पर तुषारपात हो गया। जो गोष्ठी का विषय है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि समानता के बिना आजादी निरर्थक है, अधूरी है, बेकार है और सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं है, चाहे बात हम जितनी बड़ी कर रहे हैं। 2014 के बाद आप अगर विचार करेंगे ईमानदारी से तो इस भावना को मूर्त रूप देखते हुए देश के करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से अनुभव किया है, केवल देखा नहीं है। और इसीलिए मैं उत्थान फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं कि चर्चा के लिए जो विषय चुना है वो समसामयिक है, समीचीन है और मैं समझता हूं कि नए भारत के निर्माण में इस विषय की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मैं पूर्णतः सहमत हूं। प्रभावी और विकसित भारत के निर्माण में देश के अंतिम व्यक्ति का संपूर्ण उत्थान और सहभागिता ये अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है और इस सहभागिता का बिगुल आपके कारण मई के अंतिम सप्ताह में 2014 में बजा। जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर देश में एकजुटता की कोई ताकत है तो आज निश्चित रूप से आप महसूस कर रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री। इस देश में दशकों तक विद्यार्थी काल से हमने भी नारे सुने हैं, आपने भी अनेक नारे सुने हैं। कभी गरीबी हटाई जा रही थी, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान दिया जा रहा था, कृषि प्रधान देश के किसानों की तकलीफ को दूर किया जा रहा था,
नौजवानों महिलाओं के सपनों को पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा है। गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का अनेक बार आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आज विचार करिए, वास्तविकता में हुआ क्या? नारों ने घोटालों का सहारा लेकर के समाज को छलने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सांप को छेड़ना नहीं चाहिए और अगर छेड़ दिया तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस देश में मैं समझता हूं कि अनेक वर्षों तक चंद लोगों ने हर जरूरी मुद्दों को छेड़ा तो, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सिर्फ नारेबाजी हुई, लेकिन उन तक पहुंचने की वास्तविक कोशिश नहीं की गई। ये सच्चाई है देश की। हाँ, जैसा आज मुनि जी ने कहा, पिछले 7 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है और सही मायने में मैं इसे एक अभूतपूर्व क्रांति मानता हूं। अंत्योदय को शासन का मूल आधार बनाना, कहना यह बड़ा आसान है। जो लोग सरकारी व्यवस्था से थोड़े भी परिचित हैं उन्हें उस कठिनाई का अंदाज होगा। जमीन पर इसे उतारना कितना कठिन है, इसकी कल्पना आप में से अनेक लोगों को शायद न हो। करोड़ों वंचित वर्ग के दुख दर्द को दूर करने की तमन्ना लेकर के आज एक व्यक्ति भारत के खोए हुए गौरव को न सिर्फ पुनर्स्थापित कर रहा है, बल्कि चाहे वो इंडस्ट्री हो, बाजार हो, सड़क हो, खेत हो, खलिहान हो, पूरा देश का नक्शा बदल रहा है। देश के करोड़ों गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों ने जो परिवर्तन देखा है, उसके साथ सबसे बड़ा परिवर्तन जनता को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का हुआ है। और मैं मानता हूं निजी तौर पर, और मेरा विश्वास है इस बात पर, कि दिशाहीनता का माहौल पहली बार हिंदुस्तान में समाप्त हुआ है। क्या स्थिति थी पहले? हेलो, अगर मैं छोटी बात कहूं, मुझे भी याद है, यहाँ कुछ लोग होंगे जो जिनकी उम्र हमसे ज्यादा है, या कुछ कम उम्र के लोग होंगे, उनके भी ध्यान में होगा गरीब लोगों को पेंशन मिलती कितनी थी इस देश में। मुझे याद है 25 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए पेंशन इसी देश में मिला करती थी। आप में से भी कुछ लोगों को याद है। और आज बिना किसी के कहे मैं संसद में था जब देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा इसे बिना किसी की सलाह के बढ़ा करके 1000 रुपया किया जाता है। देश में 15 करोड़ घर ऐसे हैं जहां स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। जल जीवन मिशन की योजना प्रारंभ हुई है 2 वर्षों में। इन 15 करोड़ घरों को स्वच्छ पीने का पानी, नल से जल उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, महिला सशक्तिकरण के नारे हमने बहुत सुने, लेकिन जो काम उज्ज्वला ने किया, 11 करोड़ हमारी बहनों माताओं जिनकी आंख की रोशनी चली जाती थी, उनको एलपीजी कनेक्शन आज हकीकत बन गया है देश में। 1 साल में 5 करोड़ 23 लाख घरों को रोजगार के उपक्रमों से जोड़ देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। 1 वर्ष के अंदर गांव के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 3,55,000 करोड़ रुपए इसी समय उपलब्ध कराए गए। आंकड़ा खत्म नहीं होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं, 25 लाख करोड़ रुपए आने वाले इन 5 वर्षों में भारत सरकार ग्रामीण अधोसंरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खर्च करने वाली है। किसान सम्मान निधि, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो आप नहीं जानते, केवल मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। आप ध्यान करिए, 2018 में शुरू हुई। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके बैंक खातों में पिछले
3 वर्षों में 1,37,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में पहुंचा दिया गया। क्या ये सोचा जा सकता था? दलहन और तिलहन की खरीद पहले से 20 गुना ज्यादा कर दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 हमारी बहनों माताओं को लगभग 7,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में पौष्टिक आहार के लिए भेजा जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश के 5,54,00,000 से ज्यादा उद्यमियों ने बैंक से ऋण लिया है। बिना किसी कोलैटरल गारंटी गरीब आदमी बैंक के दरवाजे जा सकता है। ये तो संपन्न लोगों की चीज हुआ करती थी। मैं मानता हूं ये संतुलित विकास का सर्वोत्तम उदाहरण आज हम देख रहे हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ गरीबों की चिंता करते हुए एक पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत फैसले जो हुए हैं पिछले 7 वर्ष में, मैं मानता हूं कि उसने देश के गरीबों की जिंदगी को बदला है। हर घर छत का नारा बचपन से हम सुन रहे थे, आप में से भी अनेक लोगों ने सुना, लेकिन ये नारा ही रह गया था। आज हकीकत क्या है? 4,84,00,000 गरीबों का घर पिछले कुछ वर्षों में बना दिए गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं करूं। 44 करोड़ गरीब लोगों का आज बैंक खाता है। कभी सोचा था हमने कि ऐसा दिन आएगा कि भारत के हर नागरिक के पास बैंक खाता होगा? कितने लोगों को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है? 50 करोड़ लोगों को। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत गरीबों में चर्चा का विषय बन गया है। 24 करोड़ लोगों को बीमा का सुरक्षा कवच आज उपलब्ध है। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने का काम हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में जिन खातों का जिक्र किया मैंने, गरीब लोगों का खाता 44 करोड़, जानते हैं उनके बैंक खाते में पैसा कितना उपलब्ध है? 2,47,000 करोड़। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका जिक्र हुआ कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। 2 करोड़ घर छोटे बड़े शहरों में बन गए। स्वच्छता अभियान ने एक नए प्रकार की क्रांति इस देश में जगाई। देश के 129 करोड़ से ज्यादा लोग आधार कार्ड से जुड़ गए हैं और लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड भी है। जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो ट्रिनिटी है जिसे त्रिशक्ति कहते हैं, लगभग 450 भारत सरकार की योजनाएं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दी गई। अभी आपने अगर अखबार पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, देश की संसद में एक बिल आया है, मतदाता पत्र को भी आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है। लंबे समय से चुनाव आयोग कोशिश कर रहा था कि जो फर्जी मतदान होता है, जो लोग मतदाता नहीं है मतदान करते हैं, इनसे कैसे देश को बचाया जा सकता। आम सहमति बनी थी राजनीतिक दलों के बीच। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति ने एक स्वर से संस्तुति की थी और संसद में क्या हुआ आपने देखा है। आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था इस देश में चले? ये विचार करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि जब देश के हर एक वर्ग के गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये काम इस देश में हम कर सके तो हिंदुस्तान की प्रगति तभी हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान हमने बहुत सारे अपने परिजनों को, अपने मित्रों को खोया। आपका भी कोई न कोई परिचित, कोई न कोई परिजन किसी का, कोई न कोई मित्र किसी का इसमें हमसे बिछड़ा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री कल्याण, गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत इतने लाख करोड़ रुपए गरीबों तक पहुंच गए। रेहड़ी वाला, ठेला वाला, फेरी वाला, पटरी वाला, मजदूर,
ऐसे लोगों के खाते में कितने पैसे गए हैं आपको अंदाज है? छोटा व्यवसाय करने वाले लोग कभी सोच सकते थे उन्हें बिना किसी गारंटी के बैंक से पैसा मिल जाएगा? देश के 85% किसान भाई जिनके पास छोटे जमीन के टुकड़े हैं, आज सरकार की प्राथमिकता कभी सूदखोरों की दया पर उन्हें छोड़ दिया गया। आज लाखों करोड़ रुपए की सहायता किसानों को भी पहुंच रही है। वित्तीय समावेशन के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड आज उनकी जिस तरह से मदद कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं। ये एक सर्वोत्तम उदाहरण है। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों के सामर्थ्य को उचित सम्मान देते हुए अब एक व्यवस्था बनाई गई है, ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। 10 करोड़ गरीब कामगारों को कार्ड मिल चुका है और मैं कहना चाहता हूं कि जो बचे हैं उन्हें भी आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मैं आपसे कहूंगा मित्रों कि तरक्की की तपती दोपहर में इतनी आग बाकी है, पर आंगन रोशन कर दे मेरे दिल में वो आतिशी बाकी है। अगर मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अगले 5 वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इस देश में होने जा रहा है। कनेक्टिविटी पर जिस तरह से बल दिया जा रहा है, हाईवेज हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, वाईवेज हो, जिस तरह से काम हो रहा है, क्या आपने सोचा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत गाजीपुर से होगी? अभी पिछले दिनों श्रीमान नितिन गडकरी जम्मू आए थे कार्यक्रम। उन्होंने मुझे कहा कि गाजीपुर से पटना एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। ये ऐसे परिवर्तन है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि हमारी याददाश्त जरा कमजोर होती है। जब लक्ष्य बड़ा हो सामने, छोटे स्वार्थों की तिलांजलि देना अगर समाज ने नहीं सीखा तो यकीन मानिए उसका दुष्परिणाम शायद पीढ़ियों को परेशान करेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन बातों पर विचार करिए। अगर सीमा की सुरक्षा की बात आप देखेंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में हमारे सैनिक सीमा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे उपकरण हमारे पास नहीं थे कि अगर ठंड ज्यादा है, बर्फ गिर रही है, तो हम अपने सैनिकों की जान की हिफाजत कर सकें। आपको मालूम है बजट कितना था पहले? 23,000 करोड़ रुपए 10 साल में खर्च किया गया। और आज आप जानते हैं पिछले 6 वर्ष में कितना खर्च हुआ है? 66,423 करोड़ रुपए। और ये रफ्तार रही तो मैं यकीनन कह सकता हूं, मैं आज जहां हूं आप जानते हैं कि वो भी सीमावर्ती क्षेत्र। जिक्र हो रहा था बिरसा मुंडा जी का। अभी जनजातीय गौरव सप्ताह का आयोजन पूरे देश में थे। उनकी स्मृति में रांची के अंदर बहुत भव्य स्मारक बना है। हमारे यहाँ एक जिला है पुंछ। जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो एक आदिवासी महिला ने, अगर पुंछ आज भारत और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो उसका श्रेय मैं आपको विश्वास से और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उस आदिवासी महिला को जाता है। देश की बात मैंने कर ली, गाजीपुर की बात करने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा कि 2014 के बाद यहां हुआ क्या था। मैं नाम गिनाऊं, मुझे लगता है जरूरत नहीं है। 2018 में प्रधानमंत्री जी आए थे, महर्षि विश्वामित्र राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी और अभी उन्होंने उसका लोकार्पण किया गाजीपुर के लिए। मरदा से सैदपुर, अभी हाल ही में आपने गडकरी जी का ट्वीट पढ़ा है, विनोद गुप्ता ने भी ट्वीट किया था। मुझे प्रसन्नता है पिछले 5-7 वर्षों में गाजीपुर में जो परिवर्तन हुए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो ये बात मैं आज यहां कह सकता हूं, हर एक गज पर विकास ही आज भारत के प्रधानमंत्री का परिचय है। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं।
मैं मानता हूं यह व्यक्ति केंद्रित नीतियों का परिणाम नहीं है, सोच समझ करके देश के गरीबों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से काम किया गया है। और देश में, उत्तर प्रदेश में और यहां भी जो जागरण पिछले 6-7 वर्षों में शुरू हुआ है, मैं यकीनन कह सकता हूं वो समय हम जल्द देखेंगे कि अब इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और ये जागरण, ये परंपरा का रूप धारण कर रहा है। और अभी वनवासी कल्याण केंद्र हो या हमारे मुनि जी हो, ऐसे लाखों लोग इस देश में इस जागरण को परंपरा बनाने में पूरा योगदान कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि उत्थान फाउंडेशन के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिस लगन और मेहनत, जिस ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, मैं भरोसा आपको दे सकता हूं कि निश्चित रूप से यहां भी परंपरा के रूप में जल्द ही उसको स्थापित करने में सफल होंगे। मैं आज जहां हूं 2-4 मिनट में उसकी चर्चा करना चाहूंगा। आप सबको मालूम है, आप में से अनेक लोग गए हैं, आए हैं। 2019 के अगस्त महीने में देश की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों को दिक्कत है इसके कारण, लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ, देश नहीं दुनिया के लोग उसे देख रहे हैं। हाइड्रो पावर का अगर पोटेंशियल विचार किया जाए तो जिस तरह से भूटान, हिमाचल, अरुणाचल में हाइड्रो पावर बन सकता है, वही क्षमता जम्मू कश्मीर 20,000 मेगावाट। 70 वर्षों में भी 35,000 मेगावाट बिजली बनती है। पिछले 1.5-2 वर्षों में जो प्रयत्न हुए, मैं कहना चाहता कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर 3600 मेगावाट बिजली पावर बनने लगेगी। बिजली की दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसानों की आमदनी दोगुनी 2022 तक करनी है। मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि जम्मू कश्मीर के 90% किसानों की आमदनी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। मित्रों, आतंकवाद उस धरती से समाप्त होगा लोग सोचते नहीं थे, लेकिन आज देश का जो मानस है, देश का जो युवा है, देश का जो नागरिक है, वो निश्चिंत है। एक ऐसी व्यवस्था देश में है कि जरूरत पड़ी तो आतंकवाद के खात्मे के लिए पड़ोसी के क्षेत्र में घुस करके भी वार कर सकते हैं। ये स्थिति बनी है। कुछ लोगों की जो जमींदारी थी वो समाप्त हो गई। वंचित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले। मैं समझता हूं ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यहां भी अनेक कार्यक्रम हुए। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस अभियान का शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने दांडी से किया था। आज हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। 75 वर्ष की उपलब्धियां निश्चित रूप से गर्व करने लायक है। जिन लोगों ने भी इसमें योगदान किया है वो सब स्तुत्य हैं। पुरुषों के पराक्रम को भुला देने वाला समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अब हमें नए भविष्य का, नए भारत का इतिहास लिखना है। ऐसे भारत का इतिहास जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी हो, हमारी आध्यात्मिक ताकत भी हो। ऐसे भारत, नए भारत का निर्माण नौजवान पीढ़ी को करना है। नौजवान पीढ़ी का यह दायित्व है, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन करते करते पुरखों के इतिहास को जो समाज भूल जाता है वो नया इतिहास नहीं बना पाता। हमारी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, अगर उसको छोड़ करके हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग
जिस क्षेत्र में काम किया, मैं समझता हूँ ठीक कहा आपने। अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत हमने छोड़ दिया तो शायद जो हमारी पहचान थी दुनिया में, वो पहचान हम खो देंगे। दुनिया हमको संपन्नता के कारण हम थे, संपन्न थे, लेकिन हमारी संपन्नता के कारण हमारी पहचान नहीं थी दुनिया में। हमारी पहचान थी बौद्धिक क्षमता के कारण, हमारी पहचान थी दुनिया को दिशा देने के कारण, और आज उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आने वाले 25 वर्षों में देश जब शताब्दी वर्ष, आजादी के शताब्दी वर्ष मनावे, मैं समझता हूं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते खास तौर से नौजवान मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, पिछले 75 वर्षों में अधिकारों के प्रति हम बहुत आग्रही रहे कि हमारा ये अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, खासतौर से गरीब, वंचित, ये अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और यदि भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करता है तो बाकी समाज के लोगों के अधिकार तो स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया। अब ये विकास की एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। मुझे याद है, आपको भी याद है, बेरोजगारी की दर 17% यही हुआ करती थी और आज मात्र 4% रह गई है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, निवेश की, तो देश में उत्तर प्रदेश कभी 17वें स्थान पर होता था। आज फेवरेट डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश देश का दूसरा स्थान बन गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिस तरह से नए रूप में प्रकटीकरण हुआ है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, और पिछले कुछ महीनों में, मैं समझता हूं हम सबके लिए गौरव का विषय है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज नीति आयोग जो रैंकिंग जारी कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें अपना स्थान बना रहा है। और हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि गाजीपुर से लखनऊ का सीधे एक्सप्रेसवे इन्हीं वर्षों में खुला। आपने भी देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज आने का एक्सप्रेसवे भी अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। आप सब विचार करिए, हाशिए पर खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए अगर एक कदम आप चलेंगे, मैं यकीनन कह सकता हूं कि किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में जाने से वो पुण्य काम हो। आज आधुनिक यूपी नवीनतम इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बनता जा रहा है, एक नया उदाहरण बन रहा है। और मैं आपसे कहूंगा कि जो भी समाज में पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसे सशक्त बनाना किसी शासन, किसी प्रशासन या किसी समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और यही नीति इस देश में चल रही है, चाहे वो कृषि नीति में किसानों की तरक्की का मामला हो, और उन नीतियों का परिणाम आज हम देख रहे हैं। और मैं यकीनी तौर पर कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक गरीबों का उत्थान न हो। और उनका बड़ा योगदान रहा है, उसकी चर्चा हुई है, मैं समय नहीं जाया करने। आज भारत बचा है, इसका भौगोलिक क्षेत्र बचा हुआ है। यकीन मानिए, देश के संपन्न लोगों से ज्यादा गरीबों ने इसमें सहयोग किया है, दलितों, आदिवासियों ने सहयोग किया। और इसलिए ये हम सबका दायित्व है, मैं समझता हूँ सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, सरकार तो करेगी, हमारा भी कुछ, संजीव गुप्ता जी ने वो कविता पढ़ी, हम भी समाज को, देश को क्या दे सकते, हम अपना कर्तव्य भी समझें और ऐसे लोगों को गले लगाकर सम्मान भी दें। और मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ करें। विकास ही समाज का दर्पण है, समाज की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक आज विकास बन गया है। मैं मानता हूं कि अभी तक जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन नए दशक की नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तत्पर होना होगा। एकजुटता के साथ हमें ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भारत को किस तरह से
बलशाली बनाया जाए, किस प्रकार से 130 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मैं ईमानदारी से, आप जानते हैं किसी की चापलूसी या किसी की तारीफ मेरी आदत नहीं है, लेकिन समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं मैं मानता हूं उनकी तारीफ न करना ये भी सबसे बड़ी बेईमानी है। उत्थान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने शिद्दत से, मेहनत से गाजीपुर में एक नए प्रकार की क्रांति को जन्म दिया है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये जो नई क्रांति है, अभी चिंगारी का रूप है, आने वाले दिनों में ज्वाला का रूप निश्चित रूप से गाजीपुर में ही पकड़ेगी। पूरी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दलित, महादलित, मुसहर, डोम, जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, पिछड़े भाई, इनके जीवन में खुशी भी लाएगी, इन्हें सम्मान भी देगी। और ठीक कहा रामराज जी ने, इनको शिक्षित बनाने में, आज संजीव जी ने बताया कि 100 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, वो दिन भी जल्द आएगा जब 1000 बच्चे यहीं पढ़ेंगे और गाजीपुर के बच्चे पढ़ेंगे। मैं इतनी बात कहता हुआ फिर से एक बार उत्थान फाउंडेशन के पदाधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, और आप सबके प्रति, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें अनेक लोगों ने अपना पसीना मेरे लिए बहाया, पूरा समय दिया, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बंधुओं। 5 मिनट और बैठेंगे, 5 मिनट आप सब अपने स्थान पर। एक विशेष निवेदन है, माननीय मनोज सिन्हा जी आप सबके बीच में से होते हुए जाएंगे भोजन करने। कुछ अतिथि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ जाएंगे।